हाँ बेटा, माई सेल्फ मोहित अग्रवाल सर, एमए सर। अब बेटा अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? किरण प्रकाशिकी। हो सकता है आपने थोड़ा 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, तो थोड़ी जानकारी आपको है, लेकिन अपन बिल्कुल जीरो से बात करेंगे बेटा। किरण प्रकाशिकी, देखो क्या होता है बेटा, जो प्रकाश है ना, प्रकाश, सबसे पहली बात है प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति। तो जो होता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना भाई। आइंस्टीन ने याद है सबसे पहले बताया था कणीय प्रकृति भी होती है प्रकाश की तरंग के साथ साथ, है ना। उसको कहाँ जरूरत पड़ी थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव में, है ना। द्वैत प्रकृति होती है क्या? कणी एवं तरंग, कण एवं तरंग, कण एवं तरंग, ठीक है। तरंग एवं कण, ठीक है ना। तो हमने प्रकाश की द्वैत प्रकृति मारी, तरंग एवं कण। एक किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, वह तरंग प्रकाशिकी, वह तरंग प्रकाशिकी। ये भी अपन चैप्टर दोनों पढ़ेंगे, ये तो अभी पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब आ जाएगा। किरण प्रकाशिकी व तरंग प्रकाशिकी की व्याख्या, की व्याख्या, प्रकाश की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा होती है। तरंग प्रकृति द्वारा होती है, प्रकृति द्वारा होती है। ध्यान रखना, इन दोनों में हमने प्रकाश को तरंग माना है, कण नहीं माना। तरंग, तरंग प्रकृति द्वारा होती है, समझ गए। बिना तरंग अपन इनको नहीं समझा सकते, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आइंस्टीन ने सबसे पहले यही तो बताया, कणी की व्याख्या। अब इसको तरंग से नहीं समझाया जा सकता। की व्याख्या, की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा होती है, कणीय प्रकृति द्वारा होती है। ध्यान रखना, प्रकृति द्वारा होती है, द्वारा होती है, ठीक है ना। तो कणीय प्रकृति द्वारा होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कणीय प्रकृति द्वारा होती है, समझ गए। और तरंग किरण प्रकाश की व तरंग प्रकाशिकी की व्याख्या तरंग प्रवृत्ति द्वारा होती है। तो कभी तो हमने लाइट को तरंग माना और कभी कण माना है। कुछ फिनोमिनन या कुछ अनुप्रयोग है, उसमें हमारे को मानना जरूरी है कि कण है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम तरंग प्रकृति से नहीं समझा सकते। वो अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी को हम कणीय प्रकृति से नहीं समझा सकते, उसके लिए हमें तरंग प्रकृति माननी ही पड़ेगी प्रकाश की, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अभी हमारा इंटरेस्ट इनमें किसी में नहीं है ना। हमारा इंटरेस्ट किस में बेटा? हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है, कि किरण प्रकाशिकी में, ठीक है। तो अब अपन चालू करने जा रहे हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की चालू करने से पहले तो अब यहां पे अपन कर रहे हैं किरण प्रकाश की। तो किरण प्रकाशिकी में हमने क्या माना? किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है। इसमें हमने क्या माना? तरंग प्रकृति मानी। तो इसमें सबसे पहले परावर्तन के नियम, जो अपन ने 10th क्लास में परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं बेटा? तो सबसे पहला परावर्तन का नियम क्या बेटा? तो परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम सबसे पहला पढ़ना था, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम का पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित। अब सर ये क्या होती है? आपतित किरण क्या होती है? परावर्तित किरण, इधर देख बेटा। जैसे दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, समतल जरूरी नहीं, कोई भी, ये सारे परावर्तन के नियम है। कोई समतल दर्पण के नियम नहीं है परावर्तन के। तो मैंने समतल बनाया जरूर है, ये अभिलंब हो गया, सतह पर गिरने वाला अभिलंब, ठीक है। सबसे पहले बता दर्पण बनाते कैसे? देखो समझना बेटा, दर्पण कैसे बनता है? तो नॉर्मल ग्लास लेते हैं, जैसे जिसमें आर पार देख सकते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट, है ना, पारदर्शी गिलास। तो जो नॉर्मल कांच होता है उसकी एक सतह को रजतित कर देते हैं, है ना, सिल्वर्ड कर देते हैं, रजतित। याद है आपको? ऑरेंज ऑरेंज, जब कांच फूट जाता है तो पीछे से ऑरेंज ऑरेंज होता है, तो रजतित कर देते हैं। तो
ये जो आगे वाली सतह है इसकी पूर्णता परावर्तन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो बोल दो जैसे कोई किरण यहां गिरेगी, इसको बोलते, गिरने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, किरण। और इसका अभिलंब से बनने, ध्यान रखना, अभिलंब से बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो ये हो गई आपतित किरण, और अभिलंब से बनने वाला कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और फिर ये किरण जब टकरा के इधर जाएगी तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, ठीक है। और ये अभिलंब, ये अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है ना। तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों समतलीय एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में, ठीक है। ये तीनों समतलीय होते हैं। अब जैसे इसको समझाता हूं मैं, इधर देखना रे, ये जैसे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। तो जैसे आपतित किरण यूं है, ये आपतित किरण यूं है, और अभिलंब यूं है, ये अभिलंब, ये आपतित किरण। तो इसी तल में परावर्तित किरण होगी, उधर नहीं आएगी, ये तेरी तरफ नहीं आएगी, इसी तल में होगी। क्लियर है क्या? अब देखो, तो अभी अपन तो क्या बोर्ड में या पेपर पे बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहीं बनेगी वैसे भी तीनों पेपर में, ठीक है। अच्छा, सेकंड होता है आपतन कोण। आपतन कोण वह परावर्तन कोण बराबर होते हैं, वह परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब अभिलंब से जितने कोण पर आएगी उतने पे जाएगी। बहुत बच्चों वाला नियम है। तो बोल दो कोण आई बराबर कोण आर, यहां लिख देना तुम, कोण आई बराबर कोण आर। तो जितने कोण पे आएगी उतने पे जाएगी। जैसे इधर देख, और उसी तल में जाएगी, इधर देख, एग्जाम्पल 1 ये लो, ये किरण आई, मान लो ये कोण है 50 डिग्री, ये आपतन कोण है, आई बराबर कोण आई बराबर 50 डिग्री, है ना। तो बताओ कोण आर कितना होगा? ये कोण आर, तो बोल दो कोण आई 50 डिग्री है, तो कोण आर, तो बोल दो कोण आर बराबर कोण आई बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। तो बोल दो जब आपतित किरण 50 डिग्री पे आई है तो परावर्तित किरण भी 50 डिग्री पे जाएगी, तो ये भी 50 डिग्री आ जाएगा। बोल लो, तो 50 पे आएगी तो 50 पे आएगी। तेरे को एक बात और समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है ना। ये तो ठीक है, आई बराबर आर, इस कोण को अल्फा बोल देता हूं मैं, दर्पण से कोण अल्फा। अगर ये कोण 50 है तो दर्पण से कोण, तो बोल दू दर्पण से कोण, दर्पण से आपतित किरण का कोण, आपतित किरण का कोण, किरण का कोण बोलो कितना आ रहा है? बराबर 40 डिग्री। तो बोल दू दर्पण से आपतित किरण 40 डिग्री का कोण बना रही है, कि 40 आ गया अल्फा। तो बोल दो परावर्तित किरण भी, चूंकि दोनों के अभिलंब से कोण बराबर है, तो और अभिलंब 90 डिग्री पे होता है, तो बोल दो 90 माइनस आई 90 माइनस आर भी बराबर होंगे। तो ये भी आ जाएगा कितना? 90 माइनस 50, ये भी 40 आ जाएगा क्या? अरे बोल। तो बोल दू तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का भी दर्पण से कोण 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। तो आपतित किरण का दर्पण से कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तित किरण का दर्पण से कोण 40 डिग्री होगा। तो बोल दो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों दर्पण से 40-40 डिग्री कोण बनाएगी। सर समझ में आ गया? तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, और आपतित किरण और परावर्तित किरण का दर्पण से कोण बराबर। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, ये बात होगी। तो मैं यहां से एक सब नियम बना दूं क्या इसका? ये देख, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, वह यहां पे लिख दो, वह स्टार मार करके, दर्पण से भी कोण बराबर होते हैं। वह आपतित किरण, वह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के का दर्पण से भी कोण बराबर होता है, दर्पण से भी कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है, बराबर होता है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण का भी दर्पण से कोण बराबर होता है, ठीक है। ये कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो दो नियम लगा, आपतन कोण पर अभिलंब से भी कोण बराबर होते हैं और दर्पण से भी कोण बराबर होते हैं। दर्पण से कोण बराबर होते हैं, मैं कई बार काम में लूंगा बेटा। तो ये हो गए परावर्तन के नियम। क्या हो गया बेटा? परावर्तन के नियम। तो अभी तक बात यह हुई कि हम किरण प्रकाशिकी की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा करेंगे, और आपतित पहला अपने परावर्तन के नियम में दर्पण, ये सुनो कई बच्चे समझ लेते हैं समतल दर्पण का नियम, नहीं, ये ले
ये कोई अजीब सा दर्पण ले ले, तब भी जैसे यहाँ अभिलंब ये रहा, ये इस जगह पर है ना, तो किरण जितने कोण पर आएगी उतने पे जाएगी। ये नियम हर जगह, और तीनों एक ही तल में होंगे, किसी भी दर्पण के लिए लगेगा। कोई भी अंशण दर्पण होगा, नियम फिक्स है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे हमेशा, और ये दोनों अभिलंब से कोण होते हैं। क्लियर है क्या? अब देख एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक समतल दर्पण है बेटा, ये प्रकाश की किरण आई 30 डिग्री पे, है ना। देखो जिनके कंसेप्ट कमजोर है वो कैसे बर्बाद होते हैं। कोण आर का मान बताओ, ठीक है। ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 50 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, डी ऑप्शन नन। बच्चा जल्दी जल्दी में 30 डिग्री टिक करके आता है, और मेरे को आगे कहता है सर देखो आपका लाल डॉक्टर बन गया। ए बेटा ए, लाल डॉक्टर बन गया, 30 डिग्री गलती कर दी। सर आपने ही तो समझाया था कि जितने कोण पर आती है उतने पे जाती है। फिर बहस करता है मेरे से आके, क्योंकि उसका आंसर गलत हो रहा होता है, बोलता है उतने पे जाती है। बेटा उसने पूछा क्या, उसने पहले तो देख पूछा क्या, परावर्तन कोण का मान। अब वो होता क्या है, ये वाला कोण, सर ये देखो ना सर, आपतन कोण 30 डिग्री, ये आपतन कोण है, ये 30 डिग्री आपतन कोण है, ये दर्पण से कोण है बेटा, ये दर्पण से कोण है। और आपतन कोण अभिलंब से होता है, मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया था। देख ले, मैं झूठ बोल रहा हूं तो तू पीछे देख ले, ये देख, ये आपतन कोण अभिलंब से कोण है, मैंने साफ बोला था ये अभिलंब से कोण होता है। ये तो आपतित किरण का अभिलंब से कोण निकालना है बेटा, ये होती है ऐसे गलतियां। तो मैं बोलता हूं ये आपतन कोण नहीं, आपतन कोण ये रहा कितना, 60 डिग्री। तो आई का मान 60 डिग्री होगा, तो आर का मान भी 60 होगा। ये पूछा जा रहा है मेरे से 60, मेरे से किसी ने ये थोड़ी पूछा, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुमने गलत समझ लिया। आपतन कोण कोई दर्पण से कोण थोड़ी होता है, किरण का अभिलंब से कोण होता है। आपतित किरण का अभिलंब से कोण और परावर्तित, तो मैं बोल दूं आर ये 30 नहीं होगा 60। अब ये वही कर सकता है जिनको लैंग्वेज ढंग से आती है, ठीक है। ये नहीं समझ में आई, बोलो क्लियर है। यहां तो मैंने डायग्राम बना दिया, कई बार लैंग्वेज में उलझा देता है। क्वेश्चन सुन, एक प्रकाश की किरण दर्पण से 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तित कोण का मान बताइए। बच्चा फटाफट से 40 टिक कर दिया था, नहीं दर्पण से 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो ये आपतन कोण थोड़ी है, दर्पण से 40 डिग्री पर आपतित होती है। अगला क्वेश्चन है ये, तो मैं बोल दूं ये 50 होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री होगा। ये समझ गए क्या? तो लैंग्वेज ढंग से पढ़ना बेटा, आपके साथ गेम होने वाला है। क्लियर है क्या? चलो सर ये तो बढ़िया बात बता दी आपने, गेम होने से बचा लिया। तो ये तो क्या परावर्तन के नियम। अच्छा आगे, ये परावर्तन का पहला नियम क्या, ये दोनों नियम है परावर्तन के। उसके बाद आगे देखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, माध्यम से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, तो परावर्तित किरण आपतित किरण से, आपतित किरण से कला में, कला व पथ में, कला में π/2, सॉरी पाई, कला में पाई व पथ में λ/2 से आगे हो जाती है, आगे हो जाती है। समझ गए? तो जब जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होगी, सघन मतलब भारी माध्यम से, तो परावर्तित किरण जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कला में तो पाई आगे हो जाएगी और पथ में λ/2 आगे हो जाएगी। मतलब λ/2 से पथ में आगे चली जाएगी और कला में पाई से आगे चली जाएगी। मतलब किरण यूं गिर रही है तो वो इन्वर्ट हो गया, यूं यूं यूं, तो यूं एसएचएम कर रही है तो यूं एसएचएम करती हुई बाहर आएगी। क्लियर है क्या? अरे बोल, ये यूं आती हुई टकराई यूं, तो ये यूं जाती हुई आएगी, ये जैसे परावर्तित हो गया ये यूं जाएगी। समझ गए? तो कला में और ये पथ में इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो सघन माध्यम से टकराए तो यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से परावर्तित होती है, विरल से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, तो कोई कलांतर या कोई
कलांतर या पथांतर नहीं आता, पथांतर नहीं आता, कलांतर या पथांतर नहीं आता, ठीक है, तब कोई कलांतर या पथांतर नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक तो परावर्तन के नियम पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि सघन से टकराने पे क्या होगा, परावर्तन होने पर क्या होगा, और विरल से परावर्तन होने पर क्या होगा। सघन से परावर्तन होने पर पाई कला में आगे हो जाएगी और λ/2 पथ में आगे हो जाएगी। ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख देना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दिस, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। और बाकी अपन ने ये पढ़ ही लिया है ना, आयतन कोण अपन ने 2 न्यूमेरिकल कर ही लिए, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, ये पथ में कला में एग्जाम्पल नंबर 3 कर, ये देख छोटी छोटी बातें क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल 3 इधर देखो, ये हवा, ये है पानी, ये एक प्रकाश की किरण टकराई, देखो हर सतह परावर्तन भी करती है और अपवर्तन भी करती है, ध्यान रखना हो। तो बोल दो ये गई, ये परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, पानी में थोड़ी करीब आ जाएगी, ये 1, ये होगी आपतित किरण, ये 2, ये 3। मैं बोल दूं निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है। ए किरण 1 व 2 में पाई का कलांतर होगा, का कलांतर होगा। बी 2 व 3 में शून्य कलांतर होगा, कलांतर। सी 1 व 3 में पाई का कलांतर। डी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी सत्य नहीं है। बोलो, तो 1 है आपतित किरण और 2 है परावर्तित किरण, तो मैं बोल दूं इनमें तो पाई गई। और ये भारी है, देखो पानी भारी होता है, इसका म्यू 4/3 होता है ना, अभी बताऊंगा आगे भारी कैसे समझ। और हवा का 1 होता है म्यू, अभी आगे पढ़ेंगे बेटा, ये थोड़ा सा पर ध्यान नहीं होता तुम्हें। तो बोल दूं पानी, वैसे भी देख लेना, पानी ज्यादा डेंस है, पानी ज्यादा सघन है हवा से, तो बोल दूं सघन से टकराई है, तो मैं बोल दूं कलांतर आएगा, बिल्कुल पहला राइट है। 2 व 3 में कलांतर 0 है। देखो इसका कला अगर x है तो इसकी x प्लस पाई है, और इसकी भी x होगी, क्योंकि जो किरण पार होती है उसमें कोई कला नहीं आती है, तो ये कला में समान है। तो 2 व 3 में कला 0 है, इन दोनों में 0 है, नहीं पाई आगे। 1 व 3 में पाई का कलांतर नहीं, 1 व 3 तो समान कला में, तो ये और ये वाला राइट हो गया। तो इनमें से सत्य कौन सा है, 1 व 2 में पाई का कलांतर होगा। ये तीसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गया क्या हिसाब किताब है, ठीक है। चलो एक और, ये देखो बेटा, ये कांच की स्लेब है, क्या है ये देख, यहां पानी भरा है, ठीक है, यहां से एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, यहां से परावर्तित हो गई 2, यहां कुछ अपवर्तन हुआ, ये गई 3, यहां से परावर्तन हुआ, इसको नाम दे रहा हूं 4। चलो और ले ले, यहां ये 5 है ना, ये हवा है, ये है कांच, ये है कांच, कांच कांच सबसे भारी, ये पानी उससे कम भारी, पर हाँ भारी तो है, और ये हवा बिल्कुल भारी नहीं है, ये हवा। तो सबसे ऊपर हवा, सबसे हल्की, फिर पानी, फिर ये कांच, है ना सबसे भारी। अब बताओ, है ना कौन सा कथन, कथन कौन सा कथन, कथन सत्य है, ठीक है। ए 1 व 2 में कलांतर पाई है, बिल्कुल सत्य है। ए ट्रू फॉल्स बताओ, ये कथन मन है ना, तो मैं बोल दूं ट्रू, बिल्कुल सत्य है बेटा। हाँ क्योंकि देख भारी से टकराई है, ये सघन से टकरा रही है, सघन, अरे हवा की तुलना में तो सघन है ना कांच, तो सत्य ट्रू। सेकंड देख,
अब ये 3 आगे गई, अगला देख 3 व 4 में, 3 व 4 में कलांतर 0 है। ये जैसे टकराई और ये यहां से, क्यों? ये भी तो भारी से नहीं, कांच से तो हल्की है ना, ये किरण कांच में, तो कांच से तो हल्की किरण है ये कांच से हल्की है ना, तो मैं बोल दूं कांच से तो हल्के से टकराई है, तो बोल दूं 0, बिल्कुल सही है, ट्रू, सत्य है बात, ट्रू। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, ये पाई में कला में आगे हो गई और ये यहां से, ठीक है, और ये यहां निकल गई, समझ जाओगे। अच्छा, 2 और 5 में हालांकि इसमें पथ का भी अंतर आ जाएगा, टकराने से जस्ट पहले और जस्ट बाद ही बात कर सकता हूं मैं, तो 2 और 5 में बात नहीं करते अपन, ठीक है। 2 और 5 में बात करना बेतुकी बात होगी, 4 और 5 में कर सकता हूं तो वो 0 होगा, समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो ये दोनों ट्री हो जाएंगे, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो बात बताई मैंने तेरे को, ये हल्के से, इसकी तुलना में हल्के से टकराई है, इसकी तुलना में भारी से टकराई है, तो ध्यान रखना, खुद से तुलना करना। तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों से क्लियर हो गया तुम्हारे को कि कब पाई का कलांतर आएगा और कब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए परावर्तन के नियम। अब अपन इसके बाद से पहले 3 दर्पण पढ़ेंगे, 2 टाइप के दर्पण, समतल और वक्र। वक्र में उत्तल अवतल दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो समतल दर्पण चालू करने से पहले अपन देखते हैं दर्पण बनता कैसे, समतल दर्पण, ठीक है। तो ये देखते हैं समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण का निर्माण इधर देखना हो, समतल दर्पण का निर्माण है ना, इसको पढ़ने से पहले अपन देखते हैं बनाते कैसे है, ठीक है। तो 2 प्रकार के समतल दर्पण होते हैं, पतला और मोटा, ठीक है। तो पतले में थिकनेस या मोटाई कम कर लेंगे अपन, अभी एक बार अपन मैं मोटा बताता हूं। ये जैसे एक मैंने पारदर्शी कांच लाया, क्या लाया बेटा मैं? ये पारदर्शी कांच, मोटा पारदर्शी कांच जिसमें आर पार देख सकता हूं। तो भगवान ने जो पारदर्शी कांच की प्रॉपर्टी बनाई है, वो पारदर्शी कांच क्या करता है? पारदर्शी कांच, पारदर्शी कांच, पारदर्शी कांच, कांच 90% अपवर्तन, 90% अपवर्तन व 10% परावर्तन करता है, परावर्तन करता है। यह पारदर्शी कांच की प्रवृत्ति होती है। 90% तो करता है अपवर्तन, पार कराता है, और 10% परावर्तन। तभी आप देखते हो आपकी रसोई की खिड़की में जो कांच लगा होता है, तो दिन में देखते हो सब बाहर के लोग नजर आते हैं, लेकिन अंदर की ट्यूबलाइट नहीं नजर आती है। थोड़ी बहुत ध्यान से देखते हो तो हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी नजर आती है उसके अंदर कांच में, समझ गए। तो पारदर्शी होता तो अपने किचन से रोड के चलते हुए लोग दिख रहे होते दिन में। और यही जब रात को जब अंधेरा हो जाता है बाहर, अब आप ट्यूबलाइट चलाते हो तो देखना उसके अंदर पूरी ट्यूबलाइट, क्योंकि बाहर से रोशनी अंदर आ नहीं रही, क्योंकि बाहर रोशनी है ही नहीं, अंधेरा हुआ है। तो अब आपकी ट्यूबलाइट की जो 10% किरणें परावर्तित हो रही है, वही डोमिनेट कर रही है आपकी आंखों में। दिन में वो 10% तो आ रही थी, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा 90% आ रही थी, तो वो 90% डोमिनेट कर रही थी, और बाहर उजाला भी ज्यादा था, ठीक है ना। चलो अब अपन देखते हैं ये यार, अब इसको मैं रजतित कर दूं। अब देखो मोटा कांच है ना, तो मैंने पीछे वाली सरफेस को रजतित करी। तो रजतित करने से हम क्या करते हैं, ये 90% जो अपवर्तन कर रहा था वो खत्म करा देते हैं। तो रजतित करने पर 100% परावर्तन आ जाता है ना। ये तो हो गया पारदर्शी कांच का हिसाब। रजतित करने पर, रजतित करने पर 100% परावर्तन होने लगता है, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको आपकी शक्ल देखनी अंदर, तो आप पारदर्शी कांच नहीं, उसको रजतित करके लगाते हो। तो अपने बाथरूम वगैरह में जो कांच है सब रजतित करके लगाते हैं, ताकि पूरा का पूरा परावर्तन होना चालू हो जाए और हम खुद को देख पाए। तो ये परावर्तन की प्रवृत्ति ले आया मैं। तो ये मोटे कांच के परावर्तन की प्रवृत्ति, तो ये नोट कर लो बेटा। दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो एक नॉर्मल कांच को पीछे से रजतित कर देते हैं, जो 90% अपवर्तन और 10% परावर्तन हो रहा था, वो 100% परावर्तन होना चालू हो जाता है। अब देखो प्रतिबिंब का निर्माण है ना, समतल दर्पण का निर्माण तो हो गया, इससे प्रतिबिंब का है ना, समतल दर्पण का निर्माण हो गया। ये नोट कर ले बेटा, पॉज करके नोट कर ले। अब मोटे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, मोटे समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, बिंब का निर्माण, मोटे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। चलो आ जाओ, ये नोट कर लेना बेटा। अब आओ, इसमें वो चमक पूछता है या तीव्रता पूछता है। देखो ये मैंने एक बिंब ले लिया, क्या ले लिया बेटा? बिंब, है ना। यहां से प्रकाश की किरण गई, ये थोड़ा सा एक मिनट है ना। प्रतिबिंब का निर्माण, ये ऊपर लिख दो, से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ये यहां से मैंने बिंब ले लिया ओ,
ये प्रकाश की किरण गई, बताओ ये क्या होगा? तो बोल दूं ये अपवर्तन, ये परावर्तन है। तो अगर ये आई नोट तीव्रता थी, अगर ये तीव्रता आई नोट थी, देखो ये आई नोट थी, तो बोल दूं ये 10% यानी कि 0.1 आई नोट होगी, क्योंकि 10% ही तो परावर्तन होगा, 0.1 आई नोट। और ये जो अंदर जाएगी ये अपवर्तित होगी किरण, ये 0.9 आई नोट होगी। कितनी होगी? 0.9 आई नोट, 0.9 आई नोट। फिर यहाँ परावर्तन होगा ये, ठीक है, और फिर ये किरण ही आएगी और अपवर्तन भी होगा, सब होगा अंदर, है ना ये। तो मैं बोल दूं यहाँ पे जब टकराएगी तो ये तो 100% परावर्तन होगा यहाँ। तो ये 0.9 आई नोट जो थी ये पूरी की पूरी, क्योंकि इसकी तो 100% परावर्तन है, तो ये 0.9 आई नोट हो जाएगी। तो मैं बोल दूं कि यहाँ से पूरा का पूरा परावर्तन होगा, तो 0.9 आई नोट टकराई है, 0.9 आई नोट। अब यहाँ पे अपवर्तन और परावर्तन, ये परावर्तन हो रहा है तो ये 0.1 आई नोट, सॉरी इसका 10%, तो 0.9 का 10% हो जाएगा 0.09 आई नोट। और ये हो जाएगा बेटा कितना? 81, इसका 90%, तो ये हो जाएगा 0.81 आई नोट। बस ऐसे चलता रहेगा। अब तो ये मच्छर तीव्रता बची ना रे, अब ये 0.9 आई नोट ही रहेगी, 0.9 आई नोट, सॉरी 0.09 आई नोट। फिर यहाँ पे 10% परावर्तन होगा और 90% अपवर्तन होगा, तो ये अब तो मच्छर बची। तो अब देखो मैं बोल दूं ये पहला प्रतिबिंब बना, इधर देख, इधर देख ऑरेंज कलर से इस बिंब का ये पहला प्रतिबिंब बना I1, जो सबसे पहले परावर्तित किरण होगी वो ये होगी, ये I1। तो इस O1 को ये वाला प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा I1। अच्छा ये वाला मेरे को ये देख, ये देख रहा, तो उसको ये थोड़ा पीछे नजर आ रहा होगा, देख। तो ये मोटा कांच है, ये I2। क्लियर है क्या? अब देख इसकी तीव्रता कितनी आ रही होगी I1 की, जिस आदमी की आंख में ये पहली जो बाहर वाली पहली सतह से परावर्तित किरण गिरेगी उसको तीव्रता कितनी नजर आएगी? तो बोल दो ये 0.9 आई नोट। कितनी तीव्रता नजर आएगी इसको? 0.9 आई नोट, सॉरी 0.1 आई नोट, 0.1 आई नोट। और इसको दूसरे वाले को कितनी नजर आएगी? ये देखो 0.81, सबसे ज्यादा 0.81 आई नोट। तो पहली वाली पारदर्शी सतह, जो पहली सतह है उससे परावर्तित जो कि 10% होगी, और दूसरी वाली जो अंदर 90% गई थी वो परावर्तित होकर आई। फिर वो जब परावर्तित होकर आई तो उसका वापस 90% बाहर आया, अपवर्तन हुआ यहाँ इस सतह पे। तो बोल दो 0.81 आई नोट। फिर और ये मच्छर हो जाएगी, फिर तो बहुत कम होती जाएगी ये मच्छर। तो बोल दो दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक तीव्र होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। तो जब मोटा समतल दर्पण से परावर्तन देखते हैं तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा तीव्रता होती है, पहले की भी नहीं होती और तीसरे की भी नहीं होती। सबसे ज्यादा तीव्रता जो होती है वो दूसरे प्रतिबिंब की होती है, सेकंड नंबर वाले प्रतिबिंब की होती है। तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक तीव्र होता है, ध्रुव तारा की तरह नजर आता है, और सारे प्रतिबिंब अलग अलग दूरियों पर नजर आते हैं, मल्टीपल इमेजेस नजर आती है। तो मोटा कांच में दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक तीव्र नजर आता है, और सारे प्रतिबिंबों की दूरी इस सतह से अलग अलग होती है। क्लियर है? तो ये दर्पण का निर्माण समझ गए? अरे बोलो, नदी किनारे जो पेड़ होता है आपको उस पेड़ का प्रतिबिंब पानी में नजर आता है। अब पानी कोई परावर्तक सतह थोड़ी है, लेकिन हाँ अपवर्तन परावर्तन मतलब कांच थोड़ी है, पर अपवर्तन परावर्तन दोनों करता है। परावर्तन 10% करता है, 90% किरणें अंदर जाती है, लेकिन वो जो 10% परावर्तन होता है वो हमें नजर आता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाली किरणें थोड़ी देख रहे हैं हम, अंदर वाली तो पानी के अंदर चली गई। ठीक है, चलो सर बढ़िया, समझ में आ गया सर। तो अब तेरे काम की बात क्या है बेटा? दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक तीव्र होता है और उसकी तीव्रता या उसकी चमक 80% होती है, उसके अंदर 80% तीव्रता होती है। आपतित किरण से 80% तीव्र या 81% तीव्र नजर आता है। कितना एग्जैक्ट निकालना हो तो 81, लगभग 80% या 81%। तो सेकंड प्रतिबिंब की तीव्रता सर्वाधिक होती है और आपतित किरण से मतलब 80% तीव्रता रखता है वो। ठीक है, चलो आगे। तो ये परावर्तन के नियम हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण, है ना। घिचपिच बहुत हो गई, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण बनाना आ गया। अब हम समतल दर्पण के गुणधर्म पढ़ेंगे। समतल दर्पण, ठीक है बेटा, समतल दर्पण यहां तक नोट कर लो और समतल दर्पण हेडिंग डाल लो बेटा। अब आगे पढ़ते देखो क्या सीक्वेंस सेट करते हैं। हाँ, है ना। अब समतल दर्पण पढ़ाने से पहले मैं तेरे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बेटा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में क्या है? तो देखो, एक तो सबसे पहले अपने को खूब सारी टर्म सुनेंगे अपन। बिंब, प्रतिबिंब,
वास्तविक आभासी आवर्धन, है ना, वास्तविक आवर्धन विचलन, विचलन कोण, विचलन या विचलन कोण, ठीक है, इसको डेल से लिखेंगे। आवर्धन को एम, स्मॉल एम से लिखा था, 10वीं क्लास में भी लिखा था बेटा, है ना। विचलन कोण को डेल्टा से लिखेंगे, है ना। ये आभासी, तो बिंब, प्रतिबिंब, आभासी, वास्तविक, आवर्धन, विचलन कोण, ये सब चीजें, है ना। अब बिंब क्या होता है, तो बेटा देखो सुनना ध्यान से हो। एक्चुअल में बिंब क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, हमें ये क्यों नजर आ रही है, समझते बेटा, देख पहले बेसिक समझते फिर दर्पण चालू करूंगा। ये वस्तु है, ये मुझे क्यों नजर आ रही है, हमारी आंख में देखने का सारा काम क्या होता है बेटा, रेटिना पे। क्या होता है, रेटिना। रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसके ऊपर जाके छाप छूटती है किरणों की। तो अब यहां से इस वस्तु से निकलने वाली किरणें, तो आने वाली, तो क्या मैं बोल दूं आपतित किरणें, आपतित किरणें जो मेरी आंख में गिर रही है, उनका कटान बिंदु वस्तु होगी। तो आपतित किरणों को, तो सबसे पहले वस्तु क्या होगी बेटा, वस्तु या बिंब, बिंब। तो ये मैं बोलता हूं आपतित किरणों का कटान बिंदु, किसी भी जगह पर आपतित किरणों का कटान बिंदु, किरणों का कटान बिंदु, ये आपतित किरणों का कटान बिंदु। तो मेरी आंख पर भी किरणें गिर रही खूब सारी है ना। अब ये किरणें अंदर जाएगी और ये किरणें अपवर्तित जो भी आंख में पंचायती करके और मेरे रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगी। तो इस वस्तु से निकलने वाली किरणें जब मेरी आंख पे या रेटिना पे जाके गिरेगी, तो मुझे ये नजर आ जाएगी, क्योंकि इससे गिरने वाली किरणों ने मेरी आंख पर फोकस कर दिया, रेटिना पर फोकस कर लिया। तो जब जब रेटिना पे कोई चीज फोकस करेगी तो वो मुझे नजर आएगी। तो हम बोल दूं आप क्या बोलते हैं, वस्तु होती है आपतित, मतलब सीधी किरणें मेरी आंख में गिरना। तो हमें वस्तु तब नजर आएगी जब सीधी किरणें मेरी आंख में गिरे। लेकिन अगर आप सोचो कि ये वस्तु है और मैं, ये सामने दर्पण है, ये देखिए बोर्ड ही दर्पण है, और मैं अंदर वहां देख रहा हूं बोर्ड के वहां, तो मैं बोल दूं मेरे को अब ये वस्तु नजर नहीं आएगी, क्योंकि इससे आने वाली किरणें तो मेरी आंख में नहीं गिर रही है, देखो यहाँ सिर पे लग रही है, और ये किरण यूं जाएगी और दर्पण से टकरा के मेरी आंख में गिर जाएगी। ये देख इधर यहाँ बोर्ड में बना रहा हूं, मैं बोल दूं इस वस्तु, ये रही वस्तु से मैं यूं देख रहा हूं, तो बोल दूं इससे निकलने वाली किरण यूं डायरेक्ट तो नहीं गिर रही, लेकिन टकरा के मेरी आंख में गिरेगी। तो क्या मैं बोल दूं जब ये किरण टकरा के मेरी आंख में गिरेगी तो मुझे पीछे से आती हुई लगेगी, पीछे से आती हुई लगेगी, तो मैं बोल दूं ये प्रतिबिंब बन गया। तो मैं बोल दूं वस्तु का पीछे प्रतिबिंब बन गया ये। तो जो वस्तु से आ रही किरण उसका पीछे प्रतिबिंब बन गया, तो ये मेरे को प्रतिबिंब नजर आएगा। तो जब जब मेरी आंख में परावर्तित किरण गिरती है तो मुझे प्रतिबिंब नजर आता है, ठीक है। या अपवर्तित किरण गिरती है, जैसे एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लो यह कांच लगा हुआ है, सॉरी ये दर्पण वाली बात तो समझ में आ गई तेरे को। पानी के अंदर कोई चीज है, जैसे पानी के अंदर सिक्का पड़ा है, इधर देख प्रतिबिंब क्या होता है, ये पानी के अंदर सिक्का पड़ा है और मैं बाहर से, ये सब 10th क्लास में पढ़ा देना है, मैं बाहर से देखता हूं, तो बोल दूं ये किरण भी अपवर्तन के पश्चात मेरी आंख में प्रतिबिंब, ये देखा अपवर्तन के पश्चात मेरी आंख में गिरेगी। तो मुझे सिक्का नहीं नजर आएगा, सिक्का मुझे जिंदगी में नजर नहीं आ सकता। तो सर आपको क्या नजर आएगा, तो मैं बोल दूं ये मेरे को, ये पीछे अगर अपन अपवर्तन करेंगे तो ये सिक्का नहीं, सिक्के की प्रतिबिंब नजर आएगा। तो जब सिक्के से निकलने वाली किरण अपवर्तित होकर मेरी आंख में गिरेगी तो मुझे सिक्का नहीं, सिक्के का प्रतिबिंब नजर आएगा जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा, ये तो सिक्के की बजाय सिक्के का प्रतिबिंब नजर आएगा जो कि थोड़ा ऊपर होगा। तो मैं बोल दूं अपवर्तित, या तो ये आपतित किरणों का कटान बिंदु बिंब होता है। ये देखो, ये देखो ये दर्पण है, तो ये आपतित किरण है, ये इनका कटान बिंदु, ये बिंब है, ये बिंब ऑब्जेक्ट। ये जो किरणें गिरी ना, जितनी भी किरणें गिरेगी उन सबको पीछे भी लाओ, ये तो इन सब का कटान बिंदु एक जगह ही होगा। तो इस बिंब, ये बिंब हो गया। इसको बोलते हैं वास्तविक बिंब। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक बिंब। तो बोल दूं जब दर्पण पे अभिसारित होती हुई किरणें गिरती है, क्या अभिसारित, फैलती हुई, अरे बोलो सॉरी अभिसारित, अपसारित है ना, फैलती हुई को अपसारित बोलते ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये डाइवर्जिंग रेज है ना। तो ये अपसारित किरणें, फैलती हुई किरणें गिरती है दर्पण पे, तो मैं बोलता हूं इनको पीछे मिलाने पर एक बिंदु पर मिलती है वास्तव में, तो इनको बोलते हैं अवास्तविक बिंब। अच्छा, अगर किरणें यूं गिरे, क्या हो, अपसारित होती हुई, सॉरी अभिसारित होती हुई, अभी से इकट्ठी होती हुई, यह है अपसारित होती हुई, फैलती हुई, तो अपसारित वास्तविक बिंब है ना। तो दर्पण पर
अपसारित होती हुई किरणें गिरेगी, अपसारित, अपसारित, प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरेगा। और यहां पे अभिसारित, ये देखो, ये अभिसारित होती हुई किरणें, ठीक है, ये अभिसारित प्रकाश गिरेगा, ये अपसारित गिरा, ये अभिसारित गिरेगा, अभिसारित प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरेगा। तो मैं बोल दूं इस बार अभिसारित, तो मैं बोल दूं अच्छा बिंब क्या होता है, आपतित किरणों का कटान बिंदु, तो आपतित किरणों का कटान बिंदु पीछे आ रहा है क्या? तो जब अभिसारित प्रकाश गिरता है, ये इधर देख, तो कटान बिंदु दर्पण के पीछे आया, इसको बोलते हैं आभासी बिंब, क्योंकि इस बार आभास होगा, मुझे ऐसा लगेगा यहां वस्तु मिल रही है, ऐसा लगेगा यहां पे बिंब है, पर बिंब होगा थोड़ी, क्योंकि किरणें तो पहले ही परावर्तित हो जाएगी। तो बोल दो इसको बोलते हैं आभासी बिंब। तो जहां पर सुनना, अब ये अगली लाइन में लिख रहा हूं, ये लिख लेना थ्योरी में, इधर देख, ये पोज करके नोट कर लेना, वस्तु किसको बोलते हैं, बिंब किसको बोलते हैं बेटा, तो आपतित किरणों का कटान बिंदु। अब ये जो आपतित किरण और इनका पीछे कटान बिंदु आया, ये आपतित किरण और इसका कटान बिंदु अंदर आया, तो ये तो हो जाएगा आभासी बिंब। क्या हो जाएगा ये, आभासी बिंब, आभासी बिंब, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ये आपतित किरणें जो है, ये देख, ये किरणें जो गिर रही है यूं, इनका कटान बिंदु पीछे, तो ये हो जाएगा वास्तविक बिंब, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं, इधर देख, जब दर्पण पर अपसारित आपतित किरण, अपसारित पुंज गिरे, अपसारित, अपसारित किरण पुंज गिरे, किरण पुंज आपतित हो, किरण पुंज आपतित हो, आपतित हो, तो उसको वास्तविक बिंब होता है, तो वास्तविक बिंब होता है, बिंब होता है। तो जब जब बिंब वास्तविक होगा, तो ध्यान रखना उससे निकलने वाली किरण अपसारित फॉर्म में गिरेगी, अपसारित होती हुई गिरेगी। जब दर्पण पर अभिसारित, अभिसारित किरण पुंज आपतित होगा, किरण पुंज आपतित होगा, पुंज आपतित होगा, आपतित होगा, तो आभासी बिंब होगा, आभासी बिंब होगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे आभासी बिंब होगा, क्लियर है क्या? तो ये आभासी बिंब होगा, ठीक है। तो जहां किरणें मिलती है, अब प्रतिबिंब क्या होता है सर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, है ना। तो परावर्तित, परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु, के कटान बिंदु, कटान बिंदु को प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को, ठीक है। अब इसमें देखो रे, ये देख, जैसे ये प्रकाश की किरण आई है ना, ये यूं, ये टकरा के यूं गई, तो बोल दो ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो देखिए परावर्तित किरणों का कटान बिंदु कहाँ है, ये रहा, ये आई, ये ओ, ये आई, ठीक है। तो ये परावर्तित किरणों का कटान बिंदु, ठीक है। तो ये परावर्तित, ये हो गया प्रतिबिंब, तो ये परावर्तित किरणों का कटान बिंदु ये। अब अगर परावर्तित किरणों को पीछे मिलाने पर, अरे सुनना, तो मैं बोल दूं क्या, परावर्तित किरण पुंज अगर अभिसारित होता है, परावर्तित किरण पुंज अपसारित मतलब यूं फैल रहा होता है, तो आभासी बिंब होता है। वहां पे आपतित किरण पुंज जब अभिसारित, अपसारित था, फैलता हुआ था, तो वास्तविक बिंब था। लेकिन यहां पे परावर्तित किरण पुंज अगर फैल रहा है, तो मैं बोल दूं बिंब, प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यहां से लिखो, अपसारित, परावर्तित किरण पुंज, परावर्तित किरण पुंज, किरण पुंज के अपसारित होने पर, अपसारित होने पर, ये देखे ना, होने पर बिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि पीछे मिलता हुआ आभासी
होगा, क्योंकि जब परावर्तित ही फैल रहा है तो पीछे की तरफ मिलेगा ना, होगा। तो ध्यान रखना, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। ये कौन सा है? आभासी। ये वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। ऐसे ही आ जाओ, इधर देख, ये देख, जब ये किरण गिरी थी, आपतित किरण, इधर देखना हो, और ये परावर्तित किरण पुंज, ये देख अपसारित है ना, वहां पे था अपसारित, ये अपसारित, अब ये है अभिसारित, ये देख अभिसारित हो रहा है। तो परावर्तित किरण अभिसारित हो रही है क्या? तो जब परावर्तित किरण अभिसारित होगी, ये देख, ये देख, ये देखिए, वापस बना रहा हूं बेटा, हट गया ना। ये परावर्तित किरण जब अभिसारित होगी, ये अभिसारित, तो जब परावर्तित पुंज, परावर्तित किरण पुंज, परावर्तित किरण पुंज अभिसारित होता, अभिसारित है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता, प्रतिबिंब बनता है। ये देखो, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये रियल वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब यहां पे वास्तव में मिलता है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ी घिचपिच हो गई। जब किसी वस्तु से, ये इधर देख, अभी इसको रटना वटना कुछ भी नहीं है, ये देखो, जब जब प्रकाश की किरण फैलती हुई गिरेगी दर्पण पे, तो बिंब वास्तविक होगा, ठीक है, और पीछे जो परावर्तित किरण होगी वो फैलती भी होगी, ये इधर देखिए, ये ठीक है। तो प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी, आभास होगा पीछे। तो आप कुछ मत करना, किरण चित्र बनाना आपको अपने आप पता पड़ जाएगा, आभासी वास्तविक, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो रामायण मैंने कही, इसको रटने की जरूरत नहीं, पर वो थ्योरी के हिसाब से लिखा नहीं पड़ती है, कोई मतलब नहीं उस बात का। तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी उसमें काम की बात बता देता हूं बेटा। तरंग प्रकाशिकी से व्याख्या होगी, परावर्तन के नियम पढ़े, परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना, और आपतन कोण परावर्तन कोण अभिलंब से कोण होते हैं, ध्यान रखना, और दर्पण से कोण भी समान होते हैं, ये एक अलग बात है दर्पण से, लेकिन आपतन कोण किसको बोलेंगे? अभिलंब से आपतित किरण का कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? परावर्तित किरण का अभिलंब से कोण, समझ गए। हालांकि दर्पण से कोण भी बराबर होंगे, तो दर्पण से कोण और अभिलंब से कोण बराबर होते हैं आपतित और परावर्तित किरण के। क्लियर है क्या? उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जब किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो पाई कला से आगे हो जाती है और λ/2 पथ से आगे हो जाती है, लेकिन जब विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण में कोई कलांतर नहीं होता है या कोई पथांतर नहीं होता है। ये बातें हैं काम की। बाकी रही बात बिंब प्रतिबिंब की, वो हमारे को यूं ही समझ में आ जाएगा कि आपतित किरणों का जो पुंज जहां मिलता है वो बिंब होता है, और परावर्तित किरणों का पुंज जहां मिलता है वो प्रतिबिंब होता है। अगर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, और आभास होवे तो आभासी प्रतिबिंब, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होवे तो। अब सुनना, इधर देख क्वेश्चन, इधर देखो, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 5, 4 तो हो गए थे, 5 क्या अभी तक जो अभी जो रामायण गई उसका क्या? समतल दर्पण, समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, यहीं छोड़ पहले, जब समतल दर्पण के सामने वास्तविक बिंब रखा हो, बिंब रखा हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब, वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, आभासी होगा, है ना। सत्य सत्य, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है, सत्य सत्य बताना। चलो देखते हैं, है ना। अभी जो पढ़ाई करी देखो कैसे काम आती है। ये हल, ये अपना समतल दर्पण है, इसके सम्मुख या सामने रखा बिंब, वास्तविक बिंब, है ना, ये वास्तव में रख दिया। याद है वास्तविक बिंब से अपसारित फैलने वाला किरण पुंज गिरता है, याद है मैंने उल्टा बताया था, अपसारित किरण पुंज गिरता है तो उसका कटान बिंदु वास्तव में आता है, ठीक है। तो यहां उल्टा है, वास्तविक बिंब है तो बोल दू ये फैलने वाला, ये देखो
ये अपसारित या फैलने वाला किरण पुंज गिरेगा, और ये जब परावर्तित होगा, ये देखो, तो मैं बोल दूं परावर्तित होगा तो ये किरणें पीछे कंफर्म पीछे ही मिलेगी। तो जब भी बिंब वास्तविक होगा, जब जब बिंब वास्तविक होगा तो फैलता हुआ किरण पुंज गिरेगा, तो परावर्तित किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी, पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी, तो किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मैं बोल दूं ये, और अच्छा, और परावर्तित किरण अगर फैलती भी होती है, अगर परावर्तित किरण फैल रही होती है तो पीछे मिलती भी प्रतीत होती है, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया क्या? तो बिल्कुल सही है, आभासी प्रतिबिंब। तो बिल्कुल सही है कि जब भी आप दर्पण के सामने वास्तविक बिंब रखोगे तो इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल वास्तविक बात है ये, तो सत्य है ये घटना जो लिखा है कि समतल दर्पण के सामने जब जब वास्तविक बिंब, तो समतल दर्पण सदैव वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण सदैव वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब जब आप बिंब वास्तव में रखोगे तो प्रतिबिंब पीछे आभासी बनेगा। सर ये तो समझ में आ गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, या अभी आभासी तो बन गया, पीछे देख लिया, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? प्रतिबिंब बना सकता है, बना सकता है, या यूं लिख दो, समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। सत्य सत्य, ये बात सत्य है या असत्य है? चलो देखते हैं। एक बात बता, तेने दर्पण के सामने अगर बिंब रख दिया तो मैं बोल दूं कंफर्म प्रतिबिंब पीछे बनेगा, क्योंकि किरणें फैलती हुई गिरेगी तो फैलती हुई जाएगी तो पीछे की तरफ मिलेगी, तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा लग रहा है हमेशा आभासी बनेगा? नहीं। अगर आपने किरण यूं गिरा दी, सर हम किरण ऐसे कैसे गिराएंगे? आप ये लो ना, यहां पे एक वो लिख दो, उत्तल लेंस रख दो, उत्तल लेंस है ना, और यहां पे समानांतर किरणें गिरा दो, और इसके फोकस से पहले दर्पण रख दो, तो आ गई ना ऐसी किरणें। तो सही बात है, उत्तल लेंस से मैं एक अभिसारित किरण पुंज बना लूंगा और वो अभिसारित किरण पुंज यहां गिरा दूंगा। समझ गए? तो वो मेरे पास सारी ट्रिक है ना। याद है बचपन में चल के गिराते थे अपन, चिलके पाड़ना बोलते थे जिसको। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 चल रहा है अपना, है ना। तो ये अभिसारित किरण पुंज गिराऊंगा, तो जब जब अभिसारित किरण पुंज गिरेगा तो क्या मैं बोल दूं ये परावर्तित किरण यहां मिल जाएगी। ये तो जब जब अभिसारित किरण पुंज गिरेगा तो परावर्तित किरण यहां मिल जाएगी, तो मैं बोल दूं ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तव में बन गया क्या प्रतिबिंब? इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो किरणें यहां वास्तव में, तो जहां जहां पर अभिसारित किरण, परावर्तित किरण अभिसारित होता है तो वास्तविक। तो मैं बोल दूं हां बना सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, बना सकता है। कब? जब अभिसारित, जब अभिसारित किरण पुंज दर्पण पर आपतित हो, दर्पण पर आपतित हो, या इस बात को बोल दूं आभासी बिंब, आभासी बिंब हो, यानी कि बिंब पीछे हो। ये देख, इसको आभासी बिंब बोलते हैं। ये देख, ये किरणें पीछे मिलती ना रे, तो आपतित किरणों का कटान बिंदु बिंब होता है ना रे, तो ये आपतित किरणों का कटान बिंदु बिंब। तो बिंब अगर दर्पण के पीछे होगा तो प्रतिबिंब सामने बनेगा जो कि वास्तविक होगा। तो मैं बोल दूं क्या सही, अगर बिंब वास्तव में है तो प्रतिबिंब आभासी, बिंब वास्तव में है तो प्रतिबिंब आभासी, और बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक। तो जब जब समतल दर्पण के सामने वास्तविक बिंब होगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और जब जब आभासी बिंब होगा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो उल्टा होता है, एक आभासी तो एक वास्तविक। और आभासी बिंब क्या होता है? तो ये अभिसारित किरण पुंज का दर्पण पे गिरना, अभिसारित किरण पुंज का दर्पण पे गिरना आभासी बिंब होता है। तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया अब हमारे को, आगे चलो बेटा। तो ये तो हो गया बेटा बिंब प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी, वास्तविक और बिंब प्रतिबिंब चारों बातें समझ में आ गई तुम्हारे को? ठीक है। आवर्धन, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उससे पहले दर्पण को अब आगे बढ़ाते। तो अपना समतल दर्पण चल रहा था, तो समतल दर्पण में अपन ने देख लिया बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, और आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है। अब आगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की
दूरियां की दूरी सदैव समान होती है, दूरी समान होती है, समान होती है। बिंब और प्रतिबिंब दर्पण से, समतल दर्पण से सदैव समान दूरी पर होते, ध्यान रख लेना। सर समझ में नहीं आया? ये देख चित्र, इस पे तो खूब क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी अपन। ये देख, ये रहा बिंब। अब देखा, देख थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें चालू हो गई। ये बिंब, अब ये देख दर्पण से दूरी, तो मैं लंबवत दूरी ले रहा हूं बेटा, ये क्यों? क्योंकि दूरी फिर वो तो खूब सारी आ जाएगी, डी, ये डी। अगर बिंब डी दूरी पर है तो गारंटेड प्रतिबिंब पीछे बनेगा डी दूरी पे। ए उत्तर का उत्तर। ये तो आप रोज देखते हो बेटा। बता सर कब देखा? हमने तो नहीं देखा, अभी बताता हूं। ये तो जितनी दूरी पर बिंब उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब। तो दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां समान होती है। क्लियर है? आप रोज सुबह देखो, कांच के सामने खड़े होकर बाल बनाते हो, तो जितनी दूरी पर आप उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब, आपका डुप्लीकेट। आप पास जाते हो, अगला पास आता है। आप लपड़ मारने की कोशिश करते हो, अगला वापस आपके लपड़ मारने की कोशिश करता है। आप नाक टच करते हो उस अलमारी के कांच पे, अगला भी नाक टच करता है। सर आपको कैसे पता? अरे बेटा सब करते हैं। आप जीवान टच कर, हाँ बिल्कुल समझ गए, तो बराबर दूरियां होती है। सर आपने यहां पे लिखो सर बिंब व प्रतिबिंब की लंबवत दूरी लिखो ना सर, दर्पण से लंबवत दूरी नहीं, सारी दूरियां समान होती है। बताऊं कैसे? जैसे ये डी है तो ये भी डी होगी। अगर आप दर्पण के किसी और बिंदु से दूरी लोगे, जैसे ये आ जाओ, ये पी बिंदु लो, ये पी बिंदु, तो बोल दो ये दूरी पी ओ, ये भी बराबर होगी पी आई, तो ये दोनों दूरियां भी समान होगी। तो बोल दो ये पी ओ बराबर पी आई, और ये वाली दूरी भी समान होगी, लंबवत दूरियां। तो ये दूरी बराबर और पी ओ बराबर पी आई। समझ गए क्या? तो पी ओ बराबर पी आई और ये डी बराबर डी। समझ गए? कोई भी दूरी ले लो आप दर्पण से, लेकिन हमारे ज्यादातर ये लंबवत दूरी काम आएगी। तो दर्पण से बिंब, दर्पण के किसी भी बिंदु से, 100 बात की एक बात, तो मैं बोल दूं पीओ बराबर पी आई, पीओ बराबर पी आई भी होगा, ठीक है। और लंबवत दूरी भी बराबर होगी, है ना। ये एसओ बराबर ऐसा ही भी कर सकता हूं, एसओ बराबर ऐसा ही, है ना। लंबवत दूरी भी समान होती है, लंबवत भी समान, और दूसरी कोई भी समान, है ना। अन्य भी अन्य दूरियां भी समान और लंबवत दूरी भी समान, है ना। अच्छा एक और बात देख, इधर देखना हो, ये दूरी बराबर मैंने बोल दिया, है ना। ये दोनों कॉमन भुजा, ए इस वाले त्रिभुज की ये उभयनिष्ठ भुजा, ये 90 डिग्री कोण, तो दो दूरियां और एक कोण बराबर होता, सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो ये बराबर होनी है। अरे बोल, सर्वांगसम हो गए तो ये बराबर होनी है। वो मैंने लिख दिया पीओ बराबर पी आई, और क्या मैं बोल दूं ये कोण भी बराबर होगा। ये देख, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। क्या मैं बोल दूं क्या कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को पीछे मिला दो, या यूं बोल दूं प्रतिबिंब बिंब को मिलाने वाली किरण का दर्पण से कोण। तो यहां से मैं एक और बात बता रहा हूं बेटा, इधर देख, प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली किरण वाली रेखा, सॉरी किरण क्या, रेखा दर्पण से समान कोण बनाती है, दर्पण से समान कोण बनाती, समान कोण बनाती है, कोण अल्फा जिसको मैंने लिखा बनाती है। देख, बिंब व प्रतिबिंब को दर्पण से मिलाने वाली, दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली किरणें दर्पण से समान कोण बनाती है। देख दोनों अल्फा होंगे, ये अल्फा ये भी अल्फा। तो बिंब व प्रतिबिंब को दर्पण से मिलाने वाली रेखाएं दर्पण से समान कोण अल्फा अल्फा बनाती है। क्लियर है क्या? बोलो। तो पीओ बराबर पी आई, पीओ बराबर पी आई, और ये दोनों कोण बराबर, और ये लंबवत दूरियां बराबर। समझ गए? चलो सर ये चीज कैसे काम आएगी, थोड़े क्वेश्चन कराओ, है ना। 6 क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। ये ले एग्जाम्पल 7, है ना। ये देखो, एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर दूर रखी है, तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, है ना। तो जैसे बच्चा प्रतिबिंब सुनता है, ए ऑप्शन होगा 20 मीटर, बी 10 मीटर, सी 5 मीटर, डी नन। तो बच्चा जैसे ही प्रतिबिंब सुनता है 10 मीटर टिक कर जाता है।
कि सर जितनी दूरी पर बिंब उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। सर आपने समझाया, हमारे बड़ा तगड़ा समझ में आया। सर आपका लाल डॉक्टर बन गया, बहुत बढ़िया बेटा। ये 10 है तो ये 10 टिक करके और फटाफट डॉक्टर। गलत है बेटा ये। क्यों? क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, लैंग्वेज ने बर्बाद कर दिया। क्या प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पूछी है? मैंने तो क्लास में बताया था कि दर्पण से बिंब प्रतिबिंब बराबर दूरियों पे होते हैं। ये देख, दर्पण से दूरियां बराबर थी। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हाँ वो तो मैं अब भी बोल रहा हूं। तो बिंब और प्रतिबिंब दर्पण से बराबर दूरी पे है। लेकिन मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने तो पूछा प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, तो 20 मीटर होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी 20 मीटर होगी। क्लियर है क्या? तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 8 देख। ठीक है, ये देख और देख ये। अच्छा देख, एक इस पे अच्छा क्वेश्चन, ये आर लिखा है बेटा, तो बताओ प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा? ए ऐसा आर, बी उल्टा आर, सी ऐसा उल्टा आर, डी ऐसा कैसा आर। बोलो आंसर ये। क्यों? बहुत आसान है। तो ये देखो ना, मैं बोल दूं ये ऊर्ध्व लाइन ज्यादा दूर है, ए सीधी खड़ी रेखा, तो यहां पे खड़ी रेखा ज्यादा दूर बनेगी। ये देख, ये उभरा हुआ भाग दर्पण के करीब आ रहा, तो इधर भी उभरा हुआ भाग दर्पण के करीब आएगा। बोलो, ये टेढ़ी लाइन दर्पण के करीब आ रही है, ये भी दर्पण की तरफ ये, तो बिल्कुल उल्टा आ रही है। समझ गए क्या? और देख मेरे लाल, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अगला देख, एग्जाम्पल 9। ये पी क्यू आर एस लिखा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए पी उल्टा पी क्यू आर एस, बी पी क्यू आर एस, सी पी क्यू आर एस, डी नन, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ए इधर तक पी उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पी उल्टा हो जाएगा। क्यू की डंडी इधर है, ए जो डंडी इधर है वो दर्पण की तरफ आएगी। देखो ना, ये दर्पण की तरफ आ रही, वो भी है, तो क्यू की डंडी इधर आएगी, तो ये गलत हो गया क्या? ये क्यू गलत है, दोनों में से क्यू की डंडी इधर आ रही है। आर उल्टा हो जाएगा, अभी करके बताया था मैंने, आर उल्टा। और एस, एस सीधा थोड़ी रहेगा, एस भी उल्टा। देखे ना, ये दर्पण ये यूं यूं बनेगा, तो बोल दू एस उल्टा, ये टिक कर दूं? अरे बोलो, एस उल्टा, आर उल्टा, क्यू उल्टा। ये क्लियर है? तो बच्चा ये टिक करके आगे बढ़ जाता है। गलत। सर क्यों गलत? आंसर नन ऑफ दीज है। सर क्यों नन ऑफ दीज है? ए मेरे लाल, तेने अक्षर तो उल्टे कर दिए, तू ये भी तो देख, सबसे करीब एस बनेगा। ये एस जो सबसे पास है वो सबसे पास, फिर उधर देख आर, आर थोड़ा दूर है तो इधर दूर, फिर क्यू, क्यू इधर दूर है तो इधर दूर, और इधर पी, तो ये पी उल्टा। क्लियर है क्या? तो पी, तो एस से स्टार्ट होगी स्पेलिंग। समझ गए क्या? ऐसे होती है गलतियां। तो ये हो गए 9 क्वेश्चन। समझ में आ गई? तो दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला देखो बेटा, ये देख ये समतल दर्पण से, इधर देख, और ये लंबत दूरियों पे क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। समतल दर्पण से बेटा 3 मीटर दूरी पर बिंब है। कितनी दूरी पर बिंब है? 3 मीटर। कितनी दूरी पे? 3 मीटर। ठीक है ना? अच्छा साहब, और मैं यहां पीछे खड़ा हुआ हूं, यहां पे है ना, कैमरा लेके, ये यहां हाथ में मेरा कैमरा है, और ये कैमरा यहां से कितना दूर है दर्पण से? यहां से 4 मीटर या 5 मीटर। तो मैं दर्पण से 5 मीटर दूरी पर हाथ में कैमरा लेके बिंब के पीछे खड़ा हुआ हूं, और बिंब यहां पे है। तो मुझे इधर देखो, कैमरे से इधर सुनना रहे, ये एग्जाम्पल नंबर 9 आ गया। एग्जाम्पल कितना था पीछे? 9 पीछे था ना, 10, एग्जाम्पल नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा है। कैमरे से दर्पण का, सॉरी बिंब के प्रतिबिंब, बिंब से बनने वाले, यूं लिख दो, बिंब से बनने वाले प्रतिबिंब की फोटो क्लिक करने के लिए कैमरे को कितनी दूर फोकस करना होगा? कितनी दूरी पर फोकस करना होगा?
ठीक है, तो कितनी दूरी पर फोकस करना होगा? तो क्या मैं बोल दूं क्या ये कैमरा है अपना 5 मीटर दूर और मेरे को बिंब की फोटो नहीं खींचनी है, प्रतिबिंब की फोटो खींचनी है, और प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? यहाँ पे 3 पीछे, अरे बोलो एक क्लिक यहाँ रख दो, 3 पीछे क्या? तो बोल दो इस बिंब का प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ 3। याद है आभासी बिंब, वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनता अंदर की तरफ 3। तो मैं बोल दूं इस कैमरे से दूरी कितनी हो गई इसकी? तो मैं बोल दो, बोलो कितनी दूरी हो गई है? तो ये देखो ये कितनी आ गई की दूरी, टोटल दूरी है ये दूरी, ये तो मैं बोल दूं ये 3 ये और 5 ये, तो टोटल दूरी 8 हो गई क्या? तो ये 8 मीटर दूरी आ गई। कितनी आ गई? 8 मीटर। तो मेरे को 8 मीटर दूरी पे फोकस करना पड़ेगा, जो तो ये दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है उस पर फोकस करने के लिए मेरे को 8 मीटर दूर कैमरा रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब इसी में क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एग्जाम्पल 11 है ना। पिछले क्वेश्चन में मैं ट्राइपॉड लगा के इसको ऊपर कर दूं, है ना, कैमरे को, ये देख पूरा क्वेश्चन वही, ये बिंब, अरे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे रहे। 3 मीटर दूर बिंब है, वही सब कुछ। कितनी दूर कैमरा अपना? 5 मीटर दूर, यही है 5 मीटर दूर अपन थे। पूरा क्वेश्चन वही बेटा, बस मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। ये 5 मीटर दूर हो आप। अब यहाँ पे एक ट्राइपॉड लगा के कैमरे को ऊपर ले गया मैं, ये ट्राइपॉड लगाया और ये कैमरे को ऊपर ले गया, है ना, ये कैमरा, और कितना ऊपर ले गया बेटा? 6 मीटर ऊपर ले गया। कितना? 6 मीटर ऊपर। तो ट्राइपॉड द्वारा मैंने कैमरे को 6 मीटर ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो ये बिंब है और कैमरे को ऊपर उठा दिया। तो अब वही क्वेश्चन कि बिंब से, बिंब ओ से बनने वाले प्रतिबिंब से बनने वाले प्रतिबिंब की फोटो क्लिक करने के लिए कैमरे को कितनी दूरी पर फोकस करना, कितनी दूरी पर फोकस करना होगा, फोकस करना होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ी सी पिक्चर चेंज है और बड़ी शानदार पिक्चर है। ये देख, तो क्या मैं बोल दूं प्रतिबिंब यहां पीछे बनेगा, ये हो गया आई, और कितनी दूरी पर बनेगा? 3 मीटर दूरी पे। तो 3 मीटर दूरी पर बिंब है, 3 पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और ये कैमरा यहां है, कितनी दूरी पर? 5 मीटर दूरी पर, ये है ना। तो दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा? ये देखिए ये। तो मैं बोल दूं यहां से लेके ट्राइपॉड की से लेके और बिंब की सीधी दूरी हो गई कितनी? 8 मीटर। और ये ऊंचाई कितनी हो गई कैमरे की? 6 मीटर। अरे बोलो ना रे, 6 मीटर। तो 6 मीटर ये और 8 मीटर ये, तो मैं बोल दूं ये एक तरीके से पाइथागोरस लग गई। तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आ जाएगा 10 मीटर। तो बोल दूं कैमरे को अपनी जगह से 10 मीटर दूर फोकस करना पड़ेगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इस बार दूरी तिरछी है। अरे बोलो, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, वो अब आप खुद करना, मैंने तुम्हारे को हिंट दे दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो सर ये तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत वास्तव में बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ट्राइपॉड से ऊपर उठाने से क्या हो गया पता है? ये तिरछी दूरी हो गई, तो दूरी थोड़ी बढ़ गई, तो कैमरे को फोकस थोड़ा ज्यादा दूर करना पड़ेगा। तो सर ये समझ में आ गया। तो यहां से तेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि बिंब व प्रतिबिंब की दर्पण से दूरियां सदैव समान होती है। अच्छा, अब आगे आ जाए बेटा। तो ये बिंब और अगला पॉइंट अपने क्या लिखना है बेटा? देखो कुछ चूक नहीं जाए अपन, ठीक है। ये कोण बराबर होते हैं, तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां समान होती है। अब देखो एक ही है, एक और क्वेश्चन कर। एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया था पहले? 11। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देख बेटा, एग्जाम्पल 12। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, है ना, यही बहुत, बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान पे क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो एक मेरे पास रिस्ट वॉच है ना, हाथ वाली घड़ी, है ना, बिंदु वाली, डॉटेड वाली, ये इस टाइप की होती है ना, डॉटेड घड़ी है। ठीक है, ये रिस्ट वॉच है, इसका प्रतिबिंब यहाँ है। अच्छा, अब ये जो रिस्ट वॉच बनी है, यदि प्रतिबिंब में समय है ना, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब में समय 8:20 है, कितना है? यदि प्रतिबिंब में समय 8:20 है, प्रतिबिंब में समय 8 बजे, तो वास्तविक समय बताइए। तो यहां पर वास्तविक समय, तो यहां लिख दूं, यदि बिना अंकों वाली हाथ घड़ी
हाथ घड़ी के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में समय 8:20 है, तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। घड़ी में वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए। तो घड़ी में जो वास्तविक समय हो रहा है वो बताना है। ठीक है साहब। अब देखो 4 ऑप्शन देगा वो। ए 3:20, बी 3:40, सी 4:20 और डी 4:40। ये 4 ऑप्शन होंगे। 3:20, 3:30, 3:20, 3:40, 4:20, 4:40। ठीक है। अब अपन डायग्राम बनाते हैं, सुनना ध्यान से, तसल्ली से। ये बनाई मैंने घड़ी का प्रतिबिंब। ठीक है बेटा। ये बनाया बड़ा डॉट, ये बनाया बड़ा डॉट, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये था 3, लेकिन ये पड़ोस में बनेगा। पास वाला पास, तो ये इसमें 9 दिखेगा मुझे। अरे मेरे को अंक थोड़ी लिखे हैं, मेरे को बस समझना है। और जो यहाँ 9 था वो उधर दूर वाला दूर, तो ये 3 हो गया एक तरीके से। और ये डॉट, ये अब यहाँ पे 8:20 हो रहा है, तो ये हो गया कितना, 6, 7, 8। ये हो गया छोटा काटा 8 पे कर दूं बेटा, ये छोटा काटा ये 8 पे, और 20, 3 और 4। ये देख, ये घड़ी देखना आती है ना बेटा? ए बेटा उठा के फेंक दूंगा, ध्यान रख लेना। सर डॉक्टर बनेंगे, घड़ी देखना नहीं आती है सर, है ना? तो ये 8:20, तो ये हो गया बेटा प्रतिबिंब में समय 8:20, ये बना दे। ठीक है। छोटा काटा 8 पे और बड़ा काटा 4 पे, एक तरीके से मन में सोच लेना। तो मैं बोल दूं पास वाला पास, तो जो चीज तेरे को 8 पे दिख रही है वो यहाँ 4 पे दिखेगी। ये देख, अरे पास वाला पास, ये छोटा काटा। बड़ा काटा जो दूर है, जो 4 पे दिख रहा है वो यहाँ 8 पे दिखेगा मेरे को। तो क्या मैं बोल दूं ये छोटा काटा 4 पे और ये, तो ये आ जाएगा आंसर 4:40। ये देख 4:40, क्योंकि ये 8 होगा और ये 4, तो 4:40। अरे बोलो हिंदी मीडियम, 4:40। तो मैं बोल दूं पास वाला पास, तो जो 8 था वो 4 दिखेगा और जो 4 था वो 8 दिखेगा, तो 4:40 हो गया। तो बच्चा ये टिक कर क्या था, गलत है बेटा, इतनी मेहनत भी करी तेने, घड़ियां भी होना, ये गलत है। तू कह रहा मेरे को घड़ी देखना आती है, तो 4:40 कहां से आ गया? तेरे को घड़ी देखना आती है क्यों? तेरे घर में ऐसा होता है 8 बजती है तो छोटा काटा 8 पे, बड़ा काटा 12 पे, छोटा काटा 8 पे, बड़ा काटा 12 पे। 8:15 बजती है तो भी छोटा काटा 8 पे, बड़ा काटा 3 पे। 8:30 बजती है तो भी छोटा काटा 8 पे, बड़ा काटा 6 पे। 9 में 5 की देर होती है तब भी छोटा काटा 8 पे, बड़ा काटा 11 पे। और जैसे ही 9 बजती है छोटे काटे को याद आता है मैं तो चला ही नहीं, और अचानक से धम आवाज आती है घड़ी में और ये 9 पे आ जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये अचानक से 9 पे आता है? नहीं, याद है धीरे धीरे ये भी चलता रहता है। तो बेटा जब 8:20 हुए तो छोटा काटा 8 पे थोड़ी होगा, थोड़ा सा आगे होगा बेटा। चलिए 1 मिनट, ऑरेंज कलर से बनाता हूं। तो तेने गलती येलो वाली करी और होगा ऑरेंज वाला हिसाब। ये देख, ये ऑरेंज वाला। तो बोल दूं ये छोटा काटा 8 से थोड़ा आगे निकल चुका होगा बेटा, तो ये 8 पे नहीं होगा, 8 से थोड़ा आगे होगा। तो 8 से आगे और 9 की तरफ होगा। ये तो 4 पे ही होगा 20 पे, तो 8:20 में 8 से थोड़ा आगे होगा। और जैसे ये थोड़ा आगे होगा तो यहां पे ये पीछे बनेगा क्या थोड़ा? वास्तव में सर ये पीछे, तो मैं बोल दूं ये 3:40 होगा। ये 3 और 4 के बीच में, तो 3 से आगे 4 बजने वाले, लेकिन अभी टाइम है, तो 3:40 आंसर आएगा। तो जो गलती करेगा उसका 4:40 आएगा, और जो ध्यान से काम करेगा उसका 3:40। तो 8:20 पे छोटा काटा 8 से आगे होता है मेरे लाल। सर ये तो मजा आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, 3:40। अब एक्स का डायरेक्ट, इतनी रामायण एग्जाम में नहीं कर पाता बच्चा, तो 12वें का एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। ए सुनना, बिंब के समय, बिंब समय वो प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय का जो टोटल होता है, बिंब समय प्लस प्रतिबिंब समय प्लस टोटल, टोटल बराबर होता है 11:60, 11 घंटे 60 मिनट। अब देख, अब इससे डायरेक्ट कर लूंगा मैं। तो तेरे को बिंब का समय निकालना था, ये x प्लस ये दिया था मैंने 8:20 और ये था 11:60। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज। तो मैं बोल दूं 3:40। बोल, इससे गलती नहीं होगी। 11 में से 8 गया 3 और 60 में से 20 गया 40, 3:40 उत्तर। समझ गए क्या? तो सर ये तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया। तो ये प्रतिबिंब बिंब की दूरियों पे क्वेश्चन थे, तो टोटल अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए बेटा,
है ना। ये देख कैसे दूरियां बराबर होती है। इसमें अपन ने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करे, प्रतिबिंब बनाए, इमेज बनाई, दूर वाला दूर, पास वाला पास, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करा। अगर बिंब 10 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब की बिंब से दूरी 20 मीटर होगी, दर्पण से दूरी 10 होगी। क्लियर है क्या? अरे कल अपन तिरछी दूरियां लेंगे। ये दर्पण से कोई भी रेखा होती है उसका दूरी भी समान होती है, बिंब प्रतिबिंब से, वह कोण भी समान होते हैं। क्लियर है? आ जाओ, चलो आबाजी। तो ये 12 क्वेश्चनों के साथ अपन ने थोड़ा सा समतल दर्पण समझा। कल अपन इसके आगे बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोटे समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। समझ गए? दर्पण बनता कैसे है? पीछे वाली सतह को रचित करने से। उससे क्या होता है? 100% परावर्तन होने लगता है। सामान्य कांच में कितना प्रतिशत? 10% परावर्तन होता है और 90% अपवर्तन होता है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे कल।